बारे में समझ लेते हैं। स्ट्रोक इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन इन विच द ब्लड सप्लाई टू अ पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिड्यूस्ड और completely stopped due to blockage or hemorrhage which results in death of brain cells। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की तो स्ट्रोक एक टाइप का न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होता है, यानी कि स्ट्रोक हमारे ह्यूमन ब्रेन का एक बीमारी होता है जिस दौरान हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई या तो पूरी तरह से रिड्यूस हो जाता है या तो कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है किसी ब्लॉकेज की वजह से या फिर किसी हेमोरेज की वजह से। स्ट्रोक के दौरान हमारे ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होना चालू हो जाते हैं और इनका डेथ भी हो जाता है। स्ट्रोक को सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी बोला जाता है। सो ये तो था डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन अबाउट स्ट्रोक। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ स्ट्रोक के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि स्ट्रोक के कॉजेस क्या क्या होते हैं, किन वजह से किसी भी पेशेंट को स्ट्रोक हो जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। द मेन कॉजेस ऑफ स्ट्रोक आर इस्चेमिक स्ट्रोक एंड हेमोरेजिक स्ट्रोक। Ischemic stroke occurs when a blood vessel which supply blood to the brain gets blocked by a clot or plaque. Hemorrhagic stroke occurs when a blood supply in the brain ruptures or damage. Both the stroke causes reduced blood supply to the brain, which leads to lack of oxygen and glucose in the brain, causing cell injury and death of brain tissue. Other causes of stroke include atherosclerosis, hypertension, cardiac disorders like atrial fibrillation or myocardial infarction, diabetes mellitus, smoking, obesity and hyperlipidemia। स्ट्रोक के दो मेन कॉजेस होते हैं। सबसे पहला होता है इस्चेमिक स्ट्रोक। जो ब्लड वेसल्स हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड को सप्लाई कर रहे हैं, अगर ये ब्लड वेसल्स पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं क्लॉट की वजह से या फिर प्लेग की वजह से, तो हमारे ब्रेन के अंदर भी ब्लड सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाता है। जब हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई बंद होगा तो इस वजह से पेशेंट को इस्चेमिक स्ट्रोक होना चालू हो जाता है। दूसरा मेन कॉज होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। जो ब्लड वेसल्स हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, अगर ये ब्लड वेसल रप्चर हो जाते हैं या फिर ये ब्लड वेसल पूरी तरह से फट जाते हैं, तो फटने की वजह से जो भी ब्लड इस ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद थे, ये ब्लड ब्रेन के बाहरी हिस्से में पूरी तरह से फैलना चालू हो जाते हैं और हमारे ब्रेन के अंदर वाले हिस्से में, ब्रेन के इंटरनल पार्ट में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है या फिर ब्लड सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाता है और इसी वजह से पेशेंट को हेमोरेजिक स्ट्रोक होना चालू हो जाता है। जब हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाता है या फिर ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाता है, तो इस वजह से हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज भी नहीं मिल पाता है। जब हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा, तो इस वजह से जो भी टिश्यूज एंड सेल्स हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद हैं, ये डैमेज होना चालू हो जाते हैं और इनका डेथ हो जाता है। जैसे ही ब्रेन टिश्यूज एंड ब्रेन सेल्स डेथ होना चालू होंगे, तो डेथ होने की वजह से पेशेंट को स्ट्रोक होना चालू हो जाता है। इसी के साथ-साथ अगर किसी पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक डिसऑर्डर्स है या फिर डायबिटीज मेलिटस है, पेशेंट काफ़ी स्मोक करता है या फिर पेशेंट काफ़ी ओबेस है या फिर पेशेंट को हाइपरलिपिडीमिया डिजीज है, तो इन सब वजह से भी पेशेंट को स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं। सो ये तो था इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ स्ट्रोक। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रोक के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि स्ट्रोक के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक इंक्लूड सडन पैरालिसिस ऑफ द फेस, आर्म और लेग, यूजुअली ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। Patient may also experience sudden confusion, difficulty speaking, or trouble understanding speech. Some patient may also experience sudden loss of vision in one or both eyes. Other symptoms include loss of balance, dizziness, difficulty walking, severe and sudden headache. In extreme cases, stroke can lead to loss of consciousness और कोमा। स्ट्रोक का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है पैरालिसिस, यानी कि जिन पेशेंट को स्ट्रोक हो जाता है, ऐसे पेशेंट के फेस के अंदर, आर्म्स के अंदर एंड लेग के अंदर पैरालिसिस होना चालू हो जाता है, यानी कि लकवा आना चालू हो जाता है। ये जो पैरालिसिस है ज़्यादातर बॉडी के एक ही साइड में होता है। इसी के साथ साथ कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको स्ट्रोक के दौरान कन्फ्यूजन होने लगता है, बात करने में डिफ़िकल्टीज महसूस होता है, दूसरों का जो स्पीच होता है या दूसरों का जो बात होता है
उसको भी अच्छे तरीके से ये समझ नहीं पाते हैं। इसी के साथ-साथ कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनके आँखों की रोशनी पूरी तरह से चले जाती है। इसी के साथ-साथ पेशेंट का जो बैलेंस है वो भी लॉस होना चालू हो जाता है। पेशेंट को डिज़ीनेस महसूस होता है, वॉक करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ महसूस होता है और बहुत ज़ोर से इनके सर में दर्द होना भी चालू हो जाता है। अगर स्ट्रोक काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुँच गया है, तो ऐसे टाइम पर पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस है, वो भी लॉस हो जाता है, यानी कि पेशेंट बेहोश हो जाते हैं और पेशेंट कोमा में भी चले जाते हैं। सो ये तो था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रोक। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रोक के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि बिना किसी मेडिसिन के स्ट्रोक को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। Eat healthy diet with low salt, low fat to manage blood pressure एंड कोलेस्ट्रॉल। जिन पेशेंट को स्ट्रोक है, ऐसे पेशेंट को हेल्थी डाइट कंज्यूम करना चाहिए। ऐसा खाना खाना चाहिए जिसके अंदर सॉल्ट का अमाउंट कम हो एंड फैट का भी अमाउंट कम हो। इस वजह से पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो मैनेज होना चालू हो जाता है एंड पेशेंट के बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो भी रिड्यूस होना चालू हो जाते हैं। दूसरा है रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। जिन पेशेंट को स्ट्रोक है, ऐसे पेशेंट को रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करने चाहिए, जिस वजह से पेशेंट का जो मोबिलिटी है वो इम्प्रूव होना चालू हो जाता है। इसके बाद है क्विट स्मोकिंग। जिन पेशेंट को स्ट्रोक है, ऐसे पेशेंट को स्मोकिंग पूरी तरह से क्विट कर देना चाहिए, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग से पेशेंट का स्ट्रोक और ज़्यादा खराब हो सकता है। इसके बाद है वेट मैनेजमेंट। जिन पेशेंट को स्ट्रोक है, ऐसे पेशेंट को अपना बॉडी वेट अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट का बॉडी वेट काफ़ी ज़्यादा रहा तो इस कंडीशन में स्ट्रोक का जो कंडीशन है वो और ज़्यादा बेकार हो सकता है। इसके बाद है फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी टू रिस्टोर मोटर फंक्शन। जिन पेशेंट को स्ट्रोक है, ऐसे पेशेंट को फिजियोथेरेपी लेना चाहिए या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी लेना चाहिए, जिस वजह से पेशेंट का जो मोटर फंक्शन है, यानी कि जो चलने फिरने का फंक्शन है, वो धीरे धीरे रिस्टोर होना चालू हो जाता है। इसके बाद है स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी फॉर कम्युनिकेशन रिकवरी। जिन पेशेंट को स्ट्रोक है, ऐसे पेशेंट को स्पीच थेरेपी या फिर लैंग्वेज थेरेपी लेना चाहिए, जिस वजह से पेशेंट का जो कम्युनिकेशन है वो भी धीरे धीरे रिकवर होना चालू हो जाता है। लास्ट है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग टू प्रिवेंट डिप्रेशन। जिन पेशेंट को स्ट्रोक है, ऐसे पेशेंट डिप्रेशन में काफ़ी ज़्यादा चले जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लेना चाहिए, जिससे पेशेंट डिप्रेशन से बच सकते हैं। सो ये तो था नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रोक। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रोक के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि स्ट्रोक को मेडिसिन का यूज़ करके किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है एंटी प्लेटलेट एजेंट्स। इसके एग्जांपल है एस्पिरिन एंड क्लोपिडोग्रेल। ये दोनों ड्रग काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग होते हैं स्ट्रोक को मैनेज करने के लिए। ये ड्रग पेशेंट के बॉडी के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं, और जब क्लॉट फॉर्मेशन प्रिवेंट होगा तो पेशेंट के बॉडी के अंदर वापस से स्ट्रोक नहीं आता है, दूसरा स्ट्रोक आने से प्रिवेंट हो जाता है। दूसरा है एंटी कोएगुलेंट्स। इसके एग्जांपल है वारफेरिन, डेबिगेट्रन एंड रिवारोक्साबेन। ये ड्रग काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं स्ट्रोक को मैनेज करने के लिए। इसके बाद है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। इसके एग्जांपल है एल्टीप्लेस। ये ड्रग भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग होता है। ये ड्रग उन पेशेंट को दिया जाता है जिन पेशेंट को इस्चेमिक स्ट्रोक है, और ये ड्रग पेशेंट के बॉडी के अंदर क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम करता है, जिस वजह से दूसरा स्ट्रोक आने से प्रिवेंट हो जाता है। इसके बाद है एंटी हाइपरटेंसिव्स। इसके एग्जांपल है एनालाप्रिल, रेमिप्रिल, अटीनोलॉल, मेटोप्रोलॉल एंड प्रोप्रेनोलॉल। ये ड्रग पेशेंट के बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, और जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा तो पेशेंट के बॉडी के अंदर स्ट्रोक भी धीरे धीरे प्रिवेंट होना चालू हो जाता है। लास्ट है स्टैटिन्स। इसके एग्जांपल है एटोरवास्टैटिन एंड रोजुवास्टैटिन। ये ड्रग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग होते हैं स्ट्रोक को मैनेज करने के लिए। ये ड्रग पेशेंट के बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनको रिड्यूस करने का काम करते हैं, और जैसे ही बैड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होगा, वैसे ही पेशेंट के बॉडी के अंदर दूसरा स्ट्रोक आने से प्रिवेंट हो जाता है। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रोक। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर स्ट्रोक चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का